नमस्कार, मैं मनीष सिंह के इंटर कॉलेज मेरठ हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट कोर्स में सुप्रसिद्ध कहानी पंचलाइट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पंचलाइट जो कि एक बहुत बड़े कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जिन्होंने रचा है। पंचलाइट की कहानी जो है वो बिहार प्रांत के एक पिछड़े गांव की कहानी है। इन्होंने इस पंचलाइट कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आज के हमारे जो गांव हैं वो आज भी अत्यंत पिछड़े हुए हैं। वहाँ की अशिक्षा जो है उनको बुरी तरह से पैरों में जकड़ी रखी है। लेकिन मैंने बताया कि पंचलाइट जो है वो एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब ये होता है जहाँ पर जब कोई कहानीकार कहानी में किसी स्थान विशेष का, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ के रहन सहन आदि का जहाँ वर्णन करता है वह आंचलिक कहानी कहलाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु ने केवल कहानी ही नहीं बल्कि आंचलिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें से आपका महिला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। दीर्घ तपा ये भी प्रसिद्ध उपन्यास है। कितने चौराहे ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। लेकिन इनकी पंचलाइट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यहाँ तक कि आज के युवाओं की ज़बान पर इनकी कहानी रटी हुई है। इसीलिए आज हम इनके बारे में बताएंगे कि पंचलाइट की कहानी क्या है। प्यारे बच्चों, पंचलाइट इन्होंने एक ग्रामीण भाषा नाम दिया है। इसे अगर हम बोलेंगे शुद्ध भाषा में तो पेट्रोमैक्स बोलते हैं इसे। लेकिन पंचलाइट नाम इन्होंने इसलिए दिया कि गांव के जो लोग बोलते हैं, गांव के नाम पर इन्होंने रखा हुआ है। और इस कहानी में इन्होंने गांव का जो सजीव वर्णन किया है वो आज भी लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा करती है पढ़ने के लिए इस कहानी को। अब मैं आपको पंचलाइट कहानी की संक्षिप्त कहानी आपको बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप अत्यंत सीमित शब्दों में इसे समझने का प्रयास कर लेंगे। पंचलाइट कहानी उस अत्यंत पिछड़े गांव की है, बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के अति पिछड़े गांव की है, जहां पर एक गांव में 8 से ज़्यादा टोलियां होती हैं, जिसमें एक महतो टोली है जो 15 महीनों के दंड जुर्माने से पंचों ने जो धन इकट्ठा किया था वो रामनवमी के मेले में जाते हैं और पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए। क्योंकि महतो टोली के अलावा और भी गांव में जितनी टोलियां हैं उन सब के पास पेट्रोमैक्स हैं। आप जानते हैं कि गांव में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आदमी यथासंभव प्रयास करता है। तो महतो टोली ने आज ये ठान लिया और सरदार जी, महतो टोली के दीवान जी और उनके साथ और भी अन्य सदस्य रामनवमी के मेले में जाते हैं और पंच या पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन वो पेट्रोमैक्स न बोल के बल्कि बोलते हैं पंचलाइट, और वह सहर्ष उसे खरीद कर लाते हैं और उस धन में से जो 10 रुपये बचता है उस 10 रुपये को वो पूजा सामग्री खरीदते हैं। और जब वो शाम ढलने से पहले आ जाते हैं तो सरदार जो है अपनी पत्नी से कहता है कि आज इसकी उपलक्ष्य में, पंचलाइट के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कीर्तन होगा, तुम चौका पीढ़ा लगाओ और आज हम शाम को हम लोग कीर्तन करेंगे इसकी रोशनी में। शाम आती है, जैसे ही गांव में पता लगता है महतो टोली के लोगों को कि हमारे यहाँ भी पेट्रोमैक्स या पंचलाइट आया है तो भीड़ लग जाती है। बुढ़े औरत बच्चे सब एक तरफ से घेर के इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई अनोखी चीज़ आ गई हो। और शाम आ जाती है और आता है कि पेट्रोमैक्स जले या पंचलाइट जले और उसकी रोशनी में कीर्तन हो। लेकिन जब पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स जलने की बारी आती है तो सबको ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो, सब उदासी छा जाती है, क्योंकि महतो टोली में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिन्हें पंचलाइट जलानी आती थी। लेकिन मुंडी जो गोधन की एक प्रेमिका थी उसे मालूम था कि गोधन जलाना जानता है, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। उसके मुंह में वो बात आ रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, क्योंकि
क्योंकि गोधन को महतो टोली के सरदारों ने या पंचायत ने उसे जाति बिरादरी से बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि गुल्ली काकी ने शिकायत की थी कि गोधन जब भी हमारे घर के सामने जाता है तो हमारी लड़की को देख करके फिल्मी गाना गाता है। इसकी शिकायत से पंचों ने गोधन को जाति बिरादरी से बाहर कर दिया। लेकिन आज बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी, अगर आज महतो टोली के परफॉर्मेंस न चलते तो कल के दिन जितनी भी और टोलियाँ, राजपूत टोली, ब्राह्मण टोली, उनको ताना मारती, उनको बेइज्जत करती। लेकिन धीमे धीमे ये बात पूरे एरिया में फैल गई और लोग दूर दूर चढ़ा भी रहे थे। एक राजपूत टोली कह रहा था कि पेट्रो मैच के सामने 5 बार कान पकड़ उठा बैठक करो, अपने आप जल जाएगा। यानी हंसी मजाक शुरू हो गया था। तभी मुंदरी ने अपनी सखी कनेली से कहा कि गोधन जानता है। तो कनेली ने क्या किया, वो बात जो है धीरे धीरे सरदार के पास पहुंचा दी। तो कुछ देर सन्नाटा रहा इस बात का कि गोधन तो जाति बिरादरी से बाहर कर दिया गया है, तो फिर कैसे बुलाया जाए। लेकिन सरदार ने कुछ देर पश्चात ने कहा कि जब हमारी इज्जत डूब जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे। तो गोधन को बुलाया जाए। वो भेजता है एक सदस्य को, वो जाता है, लेकिन गोधन नहीं आता है। फिर गुल्ली काकी कहती है कि ठहरो, मैं जाती हूँ, मना के लाती हूँ। और गुल्ली काकी मना के लाती है गोधन को। गोधन आके देखता है तो सबकी निगाहें गोधन की तरफ उत्सुकता पूर्वक टिकी रहती हैं। और गोधन जो है जब स्पीड मांगता है तो फिर एक बार पुनः महतो टोली में चिंता की रेखाएं खिंच उठती हैं। अरे इन सरदारों को, इन दीवान जी को बुद्धि क्या कहें, सब लोग कोसने लगते हैं। लेकिन गोधन बड़ी चतुराई से कहता है कि गिरी का तेल हो तो गिरी का तेल। मुंडी दौड़ के जाती है, गिरी का तेल लेके आती है और गिरी के तेल से गोधन जो है पंचलाइट जला देता है। और जैसे ही पंचलाइट जलता है तो वहाँ के कीर्तन को कहते हैं महावीर की जय, और कीर्तन आरंभ होता है। उसके बाद मिष्ठान वितरण होता है। तो ये मैंने आपको बताया पंचलाइट की संक्षिप्त कहानी, बड़ी ही चर्चित है और बड़ी ही साथ साथ ये आंचलिक कहानी है। जो आप प्रथम पंक्ति में, आंचलिक कहानी के प्रथम पंक्ति में पंचलाइट का नाम अवश्य आता है। अब हम ये आपके सामने आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि 3 प्रश्न हमने लिखे हैं। 3 प्रश्न जो इस कहानी के मद्देनजर रखते हुए मैंने 3 प्रश्न बनाए हैं। अगर आप ये 3 प्रश्नों को आसानी से समझ लेंगे तो इस पाठ से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप बड़े आसानी से उसे समझ सकेंगे, कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहानी से 5 अंक का आता है। 5 अंक का आपका प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है। एक प्रश्न पत्र होता है। इससे पहले आप 2 प्रश्न पत्र होते थे, उससे पहले हिंदी में 3 होते थे, लेकिन अब 1 होते हैं। तो एक प्रश्न पत्र जो होता है वो 100 अंक का होता है। और 100 अंक में से ये जो है आपका 5 अंक का कथा भारती से आता है। इसमें 4 कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। ये पंचलाइट जो है दूसरा पाठ है आपका जो पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने कहा 3 प्रश्न इससे बनते हैं। पहला बनता है कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। इसमें 6 तत्व हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। इसके बाद पंचलाइट कहानी का सारांश, मैंने आपको संक्षिप्त सारांश बताया, आप समझ गए होंगे। तीसरा है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कभी चर्चा में कहा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को बिना उद्देश्य के नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो फणेश्वर अढेर ने जो पंचलाइट कहानी लिखी उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा और है भी। उनका उद्देश्य यह रहा कि उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि भारत के बहुत सारे राज्यों में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अत्यंत पिछड़े हैं, जो अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास, रीति रिवाज में जकड़े हुए हैं और अपने को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इस कहानी का ये मूल संदेश यही है। धन्यवाद।